नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू गुरुकुल के पीवाईक्यू सीरीज़ में। दोस्तों, इस पीवाईक्यू सीरीज़ में हम एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स जैसे सीएचएसएल, एमटीएस और सीजीएल को कवर कर रहे हैं। और आने वाले समय में अगर आपकी डिमांड होगी तो हम अन्य और सारे एग्ज़ाम्स को भी कवर करेंगे। दोस्तों, इस पीवाईक्यू सीरीज़ में फ़िलहाल हम जीएस के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, जो कि पुख्तया हर स्टूडेंट के लिए एक नाइटमेयर की तरह काम करता है। बट पीवाईक्यू सीरीज में हम ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करेंगे और ऐसे क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं उनको भी हम इस वीडियो में, इस सेशन में हम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे पहले प्रश्न के ऊपर। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारा भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है और हर राज्य, हर क्षेत्र, हर इलाके का अपना कुछ न कुछ स्पेसिफिकेशन होता है। उसी तरह से नृत्य से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आइए देखते हैं दोस्तों हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं। हमारे ऑप्शन है असम, मणिपुर, कर्नाटक और केरला। जी हाँ दोस्तों, हमारे ऑप्शन है असम, मणिपुर, कर्नाटक और केरला। चलते हैं दोस्तों और देखते हैं इसका आंसर क्या है। दोस्तों, इसका सही आंसर है असम। आइए दोस्तों, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बे ऑफ बंगाल में कौन सी नदी आकर के गिरती है? इसमें हमारे ऑप्शंस हैं गोदावरी, तापी, माही और नर्मदा। यहाँ पर हमें इलिमिनेशन टेक्निक का भी यूज करना आना चाहिए। जैसे नर्मदा नदी हमारा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और बे ऑफ बंगाल कहाँ है? हमारा बंगाल के पास। तो पहला ही नर्मदा नदी हमारा इलिमिनेट हो जाता है। इसी तरह से हम अन्य ऑप्शंस को भी इलिमिनेट करके सही ऑप्शन को चुन सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है गोदावरी। आइए दोस्तों, चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न पर। दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की पहला महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? दोस्तों, मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं सरोज खान, मल्लिका साराभाई, माधुरी दीक्षित, रुक्मणी देवी अरुणजैन। दोस्तों, सरोज खान और माधुरी दीक्षित को कभी भी राज्यसभा के लिए नामित नहीं किया गया था। तो ये दो ऑप्शंस तो हमारा सबसे पहले ही इलिमिनेट हो जाता है। तो आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, मल्लिका साराभाई और रुक्मणी देवी अरुणजैन। तो इसका सही आंसर है रुक्मणी देवी अरुणजैन। आइए दोस्तों, चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न पर। दोस्तों, हमारा पांचवा प्रश्न है, इनमें से किसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया? ये हमारे देश का एक गौरवपूर्ण विषय था, गौरवपूर्ण पल था, जो हमारे देश के ही एक खिलाड़ी ने भाला फेंक में सबसे अधिक दूरी तक भाला फेंक करके स्वर्ण पदक को प्राप्त किया था। दोस्तों, आई थिंक आप सभी उसका नाम जानते होंगे, फिर भी हम देखते हैं इनका आंसर सही होता है। हमारे ऑप्शंस हैं नीरज चोपड़ा, सुमित अंतिल, शिवपाल सिंह और अजीत सिंह यादव। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, डैश में सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं, जैसे हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियां, तापमान, आर्द्रता, जल, जलवाष्प, रेत इत्यादि। तो इसके ऑप्शंस हैं जैविक वातावरण, अजैविक वातावरण, कृत्रिम वातावरण और स्वास्थ्य वातावरण। दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा अजैविक वातावरण, क्योंकि जैविक वातावरण में हमारे सजीव घटक होते हैं और अजैविक वातावरण में हमारे निर्जीव घटक होते हैं। तो इसका सही आंसर होता है अजैविक वातावरण। आइए दोस्तों, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है? ये हमारा फिजिक्स से जुड़ा हुआ प्रश्न है। हम देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। पहला लिथियम, नाइट्रोजन, बेरिलियम, कार्बन। लिथियम, नाइट्रोजन, बेरिलियम और कार्बन। तो इसका सही आंसर है लिथियम। दोस्तों, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न के ऊपर। हमारा अगला प्रश्न है, 2021 आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में खेले गए मैचों की मेजबानी इनमें से किस देशों ने की थी? 2021 आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में खेले गए मैचों की मेजबानी इनमें से किस देशों ने की थी? आपके ऑप्शंस है मिस्र और इथोपिया, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान, बांग्लादेश और श्रीलंका
बांग्लादेश और भारत। तो इसका सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात और ओमान। दोस्तों चलते हैं हमारे अगले प्रश्न के ऊपर। हमारा अगला प्रश्न है, समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को क्या कहते हैं? समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं समुद्री मेहराब तथा सी आर्चेज, गोखुर झील, समुद्री भृगु या सी क्लिफ, समुद्री गुफा सी केव्स। आपके ऑप्शंस हैं और आपके सही आंसर है समुद्री भृगु। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। हमारा अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर को 1967 में निम्न में से किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? पंडित रविशंकर को 1967 में इनमें से किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं फुल सर्कल, थ्री रागाज, वेस्ट मिड्स इट्स, कंसर्ट फॉर बांग्लादेश। दोस्तों इसका सही आंसर है वेस्ट मिड्स इट्स। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर का राजस्व मंत्री निम्नलिखित में से कौन सा था? आई थिंक इसका आंसर सभी को आता होगा क्योंकि ये बचपन से इसी कहानियां सुनते आए हैं और हम यहाँ पर इलिमिनेशन टेक्निक का फिर से यूज करेंगे। हमारे ऑप्शंस हैं तानसेन, तोडरमल, बीरबल और राजा मानसिंह। सबसे पहला हम इलिमिनेट कैसे करेंगे? पहला है हम तानसेन। हम सभी जानते हैं कि तानसेन संगीत में विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति थे, तो क्या जो संगीत में होगा वो राजस्व मंत्री हो सकता है? आपके जवाब होंगे नहीं, तो हमारा तानसेन ऑप्शन इलिमिनेट हो जाता है। फिर आते हैं टोडरमल, नहीं जानते इसके बारे में कुछ, देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है। अगला ऑप्शन है बीरबल। हम सभी जानते हैं बीरबल कूटनीति में और चतुराई में सबसे अधिक माहिर थे, तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी राजस्व मंत्री नहीं थे। उसी तरह से राजा मानसिंह, राजा मानसिंह अकबर के सेनापतियों में से एक थे, या कह सकते हैं कि अकबर के सैन्य स्थिति में एक महत्वपूर्ण सैन्य स्थिति में महत्वपूर्ण पद का निर्वहन करते थे, तो ये भी राजस्व मंत्री नहीं थे। तो आपके सही ऑप्शन है टोडरमल। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज, जिसे 1942 में रास बिहारी बोस और कैप्टन जनरल मोहन सिंह ने बनाया था, को पुनर्जीवित किया? ये सीधे सीधे पूछ रहा है कि 1943 में राष्ट्रीय सेना यानी कि आजाद हिंद फौज को किसने पुनर्जीवित किया था? इसका आंसर जिसको नहीं आता है वो कृपया करके जीएस को पढ़ना, हिस्ट्री को पढ़ना छोड़ दें। हमारे ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों भगत सिंह को फांसी पहले ही हो चुकी थी। जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी हमारे नरम दल के से जुड़े हुए लोग थे, नरम दल से जुड़े हुए क्रांतिकारी थे। अकेले सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने सैन्य गठबंधन किया, सैन्य नेतृत्व किया, सैन्य विजय हासिल करने के लिए प्रयास किया और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को पुनर्जीवित भी किया। तो आपके सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? आरआरआर मूवी जिस स्वतंत्रता सेनानी के ऊपर आई थी उसी के विषय में पूछा गया है कि अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? दोस्तों आपके सही ऑप्शंस हैं गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और बिहार। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और बिहार। दोस्तों सही आंसर है आंध्र प्रदेश। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना, जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना भारत की किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? आपके ऑप्शंस है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और उड़ीसा। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और उड़ीसा। दोस्तों इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। हमारा अगला प्रश्न है, सुंदरी वृक्ष डैश में पाए जाते हैं, अर्थात सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, गोदावरी डेल्टा में, महानदी डेल्टा में और मुथुपेट डेल्टा में। दोस्तों इसका सही आंसर है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। सुंदरबन से इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुंदरबन कहाँ पाया जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी के घाटी में। तो इसका सही आंसर है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। आइए दोस्तों चलते हैं हमारे अगले प्रश्न के ऊपर। गॉन गर्ल नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी थी?
गॉन गर्ल नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी थी? आपके ऑप्शंस हैं यान मार्टेल, गिलियन फ्लिकन, अन्ना बर्न्स, डेमन गलकुट। यान मार्टेल, गिलियन फ्लिन, अन्ना बर्न्स और डेमन गलकुट। दोस्तों इसका सही आंसर है गिलियन फ्लिन। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है जनसंख्या में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शंस है जन्म दर, साक्षरता दर, लिंग अनुपात, मृत्यु दर। जन्म दर, साक्षरता दर, लिंग अनुपात, मृत्यु दर। दोस्तों इसका सही आंसर है लिंग अनुपात। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के ऊपर। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अब तो फीफा वर्ल्ड कप हो चुका है, चूंकि ये 2021 से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए ये करंट अफेयर्स की तरफ पूछा गया है कि फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपके ऑप्शन है कतर, चीन, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड। कतर, चीन, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड। दोस्तों इसका सही आंसर है कतर। हम आपसे यहाँ पर एक और प्रश्न पूछ रहे हैं, इसी से जुड़ा हुआ है, जिसका आंसर हम आपको वीडियो के अंत में देंगे। ये क्वेश्चन है 2026 फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2026 फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है और मैं इसका आंसर आपको वीडियो के अंत में दूंगा। आइए दोस्तों चलते हैं हमारे अगले प्रश्न के ऊपर। हमारा अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में नृत्यांजलि उत्सव मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में नृत्यांजलि उत्सव मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और गोवा। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और गोवा। दोस्तों इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में नृत्यांजलि उत्सव मनाया जाता है। आइए दोस्तों चलते हैं हमारे 19वें प्रश्न के ऊपर। हमारा 19वां प्रश्न है छोटे राज्यों के कुछ अपवादों के अतिरिक्त राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? छोटे राज्यों के कुछ अपवादों के अतिरिक्त राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शंस हैं 600 से 1000, 50 से 400, 60 से 500 और 10 से 100। दोस्तों इसका सही आंसर है 60 से 500। यहाँ पर एक बात याद करने की ज़रूरत है हमें कि पुडुचेरी जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके विधायकों की संख्या या मेंबर्स की संख्या सबसे कम 30 है और सबसे अधिक मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वाला राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है, जहाँ 403 विधायक चुने जाते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं हमारे अगले प्रश्न के ऊपर। हमारा अगला प्रश्न है अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी कौन सा शहर है? अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी कौन सा शहर है? आपके ऑप्शंस हैं बीजिंग, ढाका, थिम्पू और पारो। दो ऑप्शन तो सबसे पहले एलिमिनेट हो जाएगा। पहला है बीजिंग, सभी जानते हैं बीजिंग चाइना, बीजिंग चाइना। और इसी तरह ढाका, ये कहाँ है? बांग्लादेश में। अब हमारे पास दो ऑप्शन बनते हैं, थिम्पू और पारो, इसी में कोई एक ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है थिम्पू। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न के ऊपर। हमारा अगला प्रश्न है बनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है असम, केरल, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। बनालू देवी महाकाली के लिए पूजा करने के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है असम, केरल, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। दोस्तों इसका सही आंसर है तेलंगाना। आइए दोस्तों चलते हैं हमारे अगले प्रश्न के ऊपर। हमारा अगला प्रश्न है किस प्रकार की महापाषाण संरचना में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था? इसका सही आंसर है, इसके ऑप्शंस हैं मेहनीर, संगोरा वृत्त, शिलालित गुफाएं और महापाषाण तुंब। दोस्तों इसका सही आंसर है संगोरा वृत्त। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न के ऊपर। हमारा अगला प्रश्न है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि या अंग पित्त रस स्रावित करती है? इसके ऑप्शंस हैं परनाभ, पीयूषिका, अग्नाशय और यकृत। दोस्तों इसका सही आंसर है यकृत। आइए दोस्तों चलते हैं हमारे 24वें प्रश्न पर, माफ कीजिएगा 24वें प्रश्न पर। हमारा 24वां प्रश्न है भारत में इनमें से किस संस्था द्वारा 1 रुपए की करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं?
भारत में इनमें से किस संस्था द्वारा 1 रुपए के करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं? आपके ऑप्शन है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, वित्त मंत्रालय, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों इसका सही आंसर है बी, वित्त मंत्रालय। दोस्तों हम अपने वीडियो के सबसे आखिरी प्रश्न पर आ चुके हैं। हम देखते हैं कि हमारा आखिरी प्रश्न कौन सा है। दोस्तों हमारा आखिरी प्रश्न है पॉलिटी से जुड़ा हुआ। ये प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को डैश के संविधान से लिया गया है। आखिर ये पूछना चाहता है कि किस देश के संविधान से हमने मौलिक अधिकारों के विचारों को लिया है। आपके ऑप्शन है ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड। ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड। दोस्तों हमें ये पॉलिटी से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रस्तावना से संबंधित होता है। प्रस्तावना में हमारे अलग अलग शब्द जुड़े हुए हैं, उन शब्दों को या उन विषयों को हमने किन किन देशों से अडॉप्ट किया है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पर भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचारों के बारे में पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों के विचार को किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों इस वीडियो के बीच में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, उस प्रश्न का उत्तर हम आपको देने जा रहे हैं। प्रश्न था 2026 फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? फीफा एक फुटबॉल का विश्व कप होता है जो हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। तो 2022 का फीफा विश्व कप की मेजबानी कतर देश कर रहा था। उसी तरह से आने वाले 2026 के फीफा विश्व कप की मेजबानी 3 देश मिलकर करेंगे। ये देश हैं कनाडा, मेक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स। ये देश है कनाडा, मेक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स। आई होप आपने सही आंसर दिया होगा। चलते हैं हमारे इस वीडियो के अंत में। और दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।